हेलो देयर। आज के इस वीडियो के अंदर हम इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं कहूंगा 2023 और 24 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सा एग्जाम? तो AIEEAPG और स्पेसिफिकली एग्रोनॉमी का जो एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। किससे रिलेटेड? तो हम कहेंगे इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। और आपको आश्चर्य होगा कि 2023 या 24 आप जब एग्जाम पेपर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 20 क्वेश्चंस जो है वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए मुझे लगता है एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक यूनिट कवर करते हैं उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो इट्स अ बिग डील, राइट? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। लगभग 55 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। कौन से हैं वो क्वेश्चंस? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आप जब सुनेंगे जिनके जवाब आपको मन बार बार फुट फुट के बताएगा, अरे ये तो हम जानते हैं। मतलब आपको लगेगा बहुत सिंपल है, तो वो थोड़े से स्टार्टिंग की वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। अगर थोड़े बहुत एग्रोनॉमी के न्यूमेरिकल्स आपने कभी किए हैं तो आपको लगेगा हाँ, ये भी मुझे आते हैं। तो आपको वहां भी ज्यादा मुश्किल महसूस नहीं होगी। लेकिन मैं कहूंगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस और साथ में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो होंगे, ये जो तीन क्वेश्चन तरह के क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। और मुझे लगता है वास्तव में यही वो बच्चे होते हैं जिनकी टॉप रैंक आती है तो उनके स्टेटमेंट, असर्शन रीजन और मैचअप वाले क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं। मतलब उनकी उस पे भी बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो इन क्वेश्चंस में अच्छे से आप नोटिस करिएगा। ज्यादा मेरी बातें ज्ञान भरी लगे आपको तो आप चुपचाप अब मुझे पॉज करें, क्वेश्चंस पढ़ें, अपना आंसर देखें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन पढ़ें, आंसर अपना सोचें और अब उसका आंसर देख लें, राइट? तो उससे आपका थोड़ा वक्त भी बच सकता है और आपको मेरी बकवास भी सुननी नहीं पड़ेगी। और साथ में एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो से पहले की वीडियोस के अंदर आपको इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स जो है आप तक डिलीवर कर चुका हूं। यानी YouTube पर मैं लगभग 10 वीडियोस डाल चुका हूं जो कि इसकी थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है। हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आई एम रियली श्योर कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एग्रोनॉमी मेंशन है तो उसमें वाटर मैनेजमेंट तो आएगा ही आएगा। और वाटर मैनेजमेंट आएगा तो ये सारे वीडियोस आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा आप उन वीडियोस को भी देखें, आपके लिए वो जरूर हेल्पफुल रहेंगे। और अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, वो है सिंपल क्वेश्चंस। देखिए सिंपल क्वेश्चंस मैंने हेडिंग इसलिए दी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है कि द न्यूट्रॉन मेथड यूज्ड टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, द सोर्स ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होता है आपको बताना है। भाई या रेडियम बेरिलियम है, सिलिकॉन बेरियम होते हैं, सिलिकॉन सोडियम होते हैं, सोडियम एमरेशियम होते हैं। तो अगर आपने न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रॉन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है तो आप फॉर श्योर इसका आंसर जानते होंगे। अपना आंसर गैस करें। आई होप आपने मन में सोच लिया है अपना आंसर और मैं अगर आपको आंसर दिखाऊं तो आंसर है फर्स्ट। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं इस बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड और इस तरह की जो कंप्लीट सॉइल मॉइस्चर से डिटर्मिनेशन से रिलेटेड अगर आप टॉपिक को समझना चाहें तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ मेरी कोशिश है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा है कि मेथड और इरिगेशन विच इज वाटर अप्लाइड पर प्लांट बेसिस के ऊपर दिया जाता है। क्या उसे हम ब्लबर इरिगेशन कहेंगे या पल्स इरिगेशन या माइक्रोजेट या फॉगिंग सिस्टम कहेंगे? तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या मैं आंसर रिवील करूं? तो आंसर क्या है? आंसर है फर्स्ट, ब्लबर इरिगेशन। और इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में बात करी है, इंक्लूडिंग इरिगेशन मेथड्स। सारे इरिगेशन मेथड्स को अच्छे से कवर किया था, तो वहां ब्लबर के बारे में भी हमने बात की थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इफ वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर द थ्री इरिगेशन। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना आंसर सीरियसली गेस करिएगा दिमाग में। ओके, तो आपको वीट के ऊपर अप्लाई करना है पानी, तो कौन सी स्टेजेस में आप अप्लाई करेंगे? सीआरआई तो सबको पता है कि भाई सीआरआई, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीआरआई स्टेज जो है वो कितने दिन पर आती है। एग्जैक्टली याद होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो अब सीआरआई स्टेज लेट जॉइंटिंग एंड फ्लावरिंग, लेट टेलरिंग एंड फ्लावरिंग, बूटिंग और फ्लावरिंग या बूट एंड मिल्किंग, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? और मैं आपको ऑफिशियल आंसर अगर दिखाऊं तो ऑफिशियल आंसर क्या है इसका? है आंसर फोर्थ, यानी सीआरआई, बूटिंग और साथ में मिल्किंग। अगर आपके पास तीन इरिगेशन है आप तो इस स्टेजेस पे आपको पानी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की। ओके, कौन सी आंसर की तो मैं आपको बताऊं, ये शायद 2024 का यानी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है AIEEAPG, उसमें ये क्वेश्चन आया था एग्रोनॉमी का। हाँ, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट वाटर सेविंग हाई यील्डिंग एरोमेटिक राइस वेराइटी। बताइए, गेस करिए अपना आंसर। मैं फटाफट से आंसर रिवील कर रहा हूँ।
डन करूं रिवील आंसर। आंसर जो है उसका है फर्स्ट, यानी पूसा 1121। नहीं पता था तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट साबित होगा। 1121, पूसा 1121 वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पानी सेव करने वाली वैरायटी बताई गई है, तो याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वाटर बैलेंस इन थॉर्नस्वेट 1948 सिस्टम। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ा था तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, मतलब मैंने थ्योरी में कभी नहीं पढ़ा ये, लेकिन मैंने इसके ऑप्शंस देख के इसका आंसर समझ लिया था, जैसे कि मॉइस्चर इंडेक्स, ह्यूमिडिटी इंडेक्स, सीजनल रेनफॉल वेरिएशन और थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स। देखो सारी चीजें पानी से रिलेटेड हैं, एक नहीं है, तो आंसर आप समझ सकते हैं कौन सा होगा। आंसर होना चाहिए द फोर्थ वन, यानी थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो थॉर्नस्वेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी चीजें जो है वो उससे रिलेटेड ही है, वाटर बैलेंस से रिलेटेड है। अवेलेबल वाटर किससे कितनी रेंज पर होता है, ये कई बार मैंने अच्छे से पिछले वीडियोस में भी इन चीजों को कवर किया है और आई होप आप जानते भी हो। अवेलेबल वाटर की डेफिनेशन ही क्या होती है कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच का जो पानी है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर सही गैस कर लिया होगा, तो आंसर मैं बस रिवील कर देता हूँ। आंसर है बस 0.33 बार यानी फील्ड कैपेसिटी का पानी, 15 बार यानी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे जो पानी अवेलेबल है उनके बीच का डिफरेंस ही तो क्या है, अवेलेबल वाटर है। जरूर जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एट अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट वाटर का पोटेंशियल क्या होता है। लगता है खुद सा सवाल है, ये तो हर किसी को आता होगा, पर एग्जाम में जब बैठते हैं तो ये सवाल भी गलत कराते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है। वैसे तो आप जान समझ चुके होंगे, तो आंसर मैं बताऊं तो आंसर है -60 बार, याद रखिएगा अच्छे से। 30 बार क्या है, अभी जाना था हमने, अभी नहीं जाना था सॉरी, ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे है, -15 अभी जाना था, वो कितना था, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का था। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस निकालना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि कम टाइम ड्यूरेशन में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिलीवर करने हैं। ठीक है, चलिए, वाटर मेजरिंग डिवाइस यूज्ड फॉर द determination of discharge from a piped irrigation system, which is something important। piped irrigation system से रिलेटेड कौन सा हम देखते हैं मेथड, या हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा। अपना आंसर गैस करिए, क्या वो वियर होंगे, क्या वी नॉच होंगे, या फ्लो मीटर होगा, या फ्यूम होगा, क्या होना चाहिए। तो आंसर है इसका फ्लो मीटर, यानी आंसर विल बी द थर्ड वन। ओके, सभी भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हम कभी किसी वीडियो में भी कवर कर लेंगे, लेकिन अभी इसका आंसर याद रखेंगे, फ्लो मीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एसआरएफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आपके लिए एएसआरपी नेट तक के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें, एग्रोनॉमी वालों के लिए तो है ही कि भाई 4 जोन्स बताने हैं इनफिल्ट्रेशन प्रोफाइल के, तो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन से याद कर लो, पता है तो अपना आंसर गैस करिए, मैं आपको आंसर रिवील कर रहा हूँ। ओके, आंसर रिवील करूं तो आंसर है इसका सेकंड, सबसे ऊपर सैचुरेशन जोन। उसके बाद टी से डी याद रखना है, टीटी आते हैं, एसटीटी, एसटीटीडब्ल्यू, एसटीटीडब्ल्यू, इस तरह की कोई ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी करते हुए याद रखना है। सबसे पहले सैचुरेशन जोन है, उसके बाद ट्रांजिशन है, फिर ट्रांसमिशन है, फिर बाद में वेटिंग जोन है, एसटीटी डब्ल्यू। अब टीटी में कंफ्यूजन हो सकता है ऑफकोर्स, तो पहले ट्रांजिशन आएगा उसके बाद ट्रांसमिशन आएगा, कैसे भी करते हुए याद रखना पड़ेगा यार, है ना। मिशन पे बाद में निकलिएगा, पहले ट्रांजिशन तो लेके आइए, तो सैचुरेशन फिर ट्रांजिशन लेके आए, ट्रांजिशन लेने के बाद क्या हुआ, ट्रांसमिशन पे आ गए हम, ट्रांसमिशन से लास्ट में वेटिंग जोन में आएगा, तो इसे अच्छे से याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, डेल्टा बेस पीरियड और ड्यूटी के बीच का रिलेशन, आई होप आप भी जानते हैं, है ना। आंसर आपने गैस कर लिया होगा, मैं फटाफट रिवील कर देता हूँ, बताऊं आंसर। आंसर है फर्स्ट, यानी 864 बी अपॉन डी सेंटीमीटर में। अब देखिए ये 8.64 भी हो सकता था, लेकिन तब आंसर किस में होगा, वो मीटर में हो जाएगा वो, है ना। यहाँ सेंटीमीटर में है तो 864 बेस पीरियड अपॉन में यहाँ डेल्टा है। अब देखिए सॉरी ड्यूटी है, कुछ बच्चे ने किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आपको ये से ऊपर रखना चाहिए, इसको नीचे रखना चाहिए। वो तो जनरल मैथ से भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इसको नीचे लिख दो तो ये फॉर्मूला ड्यूटी का भी बन जाएगा, ये फॉर्मूला अगर वो नीचे आ जाएगा तो वो डेल्टा का बन जाएगा, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा, मुझे लगता है देने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, कि करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजिंग ट्रेंड बताना है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज वाटर बजट। इंडिया की वाटर बजट से रिलेटेड बातें बतानी है, वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड। टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता था, जब मैं सॉल्व किया तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगता है हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन हो सकता है आपने अपना आंसर सोच लिया हो, तो मैं आंसर रिवील करूं। आंसर सोच लिया होगा मतलब आप मुझे पॉज कर लें, आंसर सोच लें, फिर आंसर देखें। इसका आंसर जो है वो है फोर्थ, यानी सबसे ज्यादा वाटर बजट में इसका इन्वॉल्वमेंट है प्रेसिपिटेशन का, फिर पोटेंशियल फ्लो इन द रिवर्स, उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन, और सबसे कम हमने कहेंगे नेचुरल रिचार्जेस। ठीक है, मैंने तो यहीं से याद कर लिया, मैं सॉइल साइंस का स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमी के अंदर ज्यादा
पकड़ है नहीं, तो फटाफट से यहीं से याद कर लिया ताकि अगर भी एग्जाम में आ जाए तो याद रखूंगा कि सबसे ज्यादा वाटर बजट में इन्वॉल्वमेंट है प्रेसिपिटेशन का, उससे का है पोटेंशियल फ्लो इन द रिवर्स, उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन और उसका हम कह रहे हैं नेचुरल रिचार्ज का। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन रिवील करूं और उसका आंसर बताऊं आपको, उससे पहले क्वेश्चन बताऊं आपको, व्हाट इज द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर इफेक्टिव प्लॉइंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लॉइंग करनी है तो फील्ड कैपेसिटी पे होना चाहिए फील्ड, है ना, तो फील्ड कैपेसिटी वाला पानी कितना परसेंट होना चाहिए, तो गैस करिए अपना आंसर। मैं फटाफट से आंसर रिवील कर देता हूं, तो आंसर है थर्ड, यानी 25 से 50% जो है डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। अच्छा, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है, मैंने फील्ड कैपेसिटी पे आपको बताया था। साथ में ये भी याद रखें कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर जो भी होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो पानी है, उसमें 25 से 50% की अगर कमी आ रही है तब आप टेरिज कर सकते हो, तो वो एक बेटर कंडीशन बनी जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कुंग 1971 वाटर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, सॉरी वाटर रिक्वायरमेंट फॉर रेजिंग नर्सरी फॉर 1 हेक्टेयर इरिगेटेड राइस क्रॉप, इसको याद ही रखना है। ठीक है, हो सकता है कि इस बुक में सीधा ही मेंशन है इसलिए आया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अभी याद करने में। इसका आंसर है 40 मिलीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है 4 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट कुंग के हिसाब से कितनी है, तो याद रखना 4 सेंटीमीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली बार फिर से आ सकता है। मीडियम टू डीप रूटेड प्लांट इन अ शैलो वाटर टेबल रीजन मे एक्ट एज अ स्मॉल कैपेसिटी ट्यूबवेल। ठीक है जी, फिर कॉन्स्टेंटली पंपिंग ग्राउंड वाटर टू मेंटेन देयर ट्रांसपायरेशन रेट। अब इस तरह की मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, क्या हम इसे बायो ड्रेनेज कह दें, क्या इसे फाइटो ड्रेनेज कह दें, क्या इसे ऑटो ड्रेनेज कह दें, या फिर इसे हम वर्टिकल ड्रेनेज कह दें, तो भैया आप बताइए क्या कहें। तो बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होना चाहिए, आंसर है इसका फर्स्ट, यानी बायो ड्रेनेज। ड्रेनेज और बायो ड्रेनेज के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, प्लीज अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखें। आई एम रियली 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 श्योर आपके लिए आईसीएआर के एग्जामिनेशन हो, चाहे आप एओपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर श्योर दोज ऑल वीडियोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो इंग्लिश नहीं जानेंगे ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ट्रेंड टू रिजर्वायर बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। अब रिजर्वायर ही हमें याद नहीं होते हैं तो उसके बाद में उसकी कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब दिक्कत वाली बात है। तो इसका आंसर मैं क्या सीधा ही रिवील करूं, आंसर दिखाऊं इसका आंसर, तो आई होप अगर आप देखना जान आंसर गैस करना चाहें तो गैस करें दिमाग में, लेकिन इसका रियल आंसर जो है वो है फोर्थ वन, यानी नागार्जुन सागर के अंदर सबसे ज्यादा पानी के इस ऑप्शंस में नागार्जुन सागर जो है वहां डैम जो है उसमें पानी सबसे ज्यादा कैपेसिटी पे है, उससे उकाई का उससे कम है, श्री राम सागर का उससे कम, कोन्या का उससे कम और इडुक्की का उससे भी कम है। अब ये कहाँ है सारे डैम्स, तो उनकी भी लोकेशन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करी है कि भाई नागार्जुन कृष्णा रिवर पे है आंध्र प्रदेश में, उकाई ताप्ती रिवर पर है, कहाँ पर वल्लभ सागर भी कहा जाता है इसे, उकाई डैम को ताप्ती रिवर पे जो है उसे वल्लभ सागर भी कहा जाता है, गुजरात में है ये। और सरदार सरोवर के बाद इसकी कैपेसिटी सेकंड नंबर पे ज्यादा बताई जाती है, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर बोला जाता है गुजरात का। और श्री राम सागर जो है वो कहाँ पर है, तो हम कहेंगे तेलंगाना में गोदावरी नदी पर। कोयना, कोयना भी इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे लगता है एग्जामिनेशन में 2023 से पहले भी कई बार आ चुका है, तो याद रखना ये है महाराष्ट्र इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र में है। और इडुक्की की बात करें तो वो कहाँ है, केरला में है। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखें। अब कुछ एक सिंपल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने रख दिया कि पैसेज ऑफ मिनरल फ्रॉम द टॉप लेयर टू सब सॉइल, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या इसे हम परकोलेशन कहें, क्या इसे हम लीचिंग कह दें, क्या इसे हम कंडक्शन कह दें, या इसे हम ट्रांसमिशन कह दें। इसका अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर मुझे लगता है जानते होंगे। आई होप ये आंसर आपके सामने रिवील ना हुआ हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ओ एक और क्वेश्चन एज अ रिवीजन आपके लिए आ रहा है कि वर्ड्स मोस्ट वाटर सेविंग हाई यील्डिंग वैरायटी। आप एक्टिवली अगर मुझे सुन रहे हैं तो इसका आंसर वापस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब फटाफट से शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, फटाफट से इजीली क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई बार जेआरएफ के अंदर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉल्यूम जो है कितना पानी किस खेत में खड़ा रह सकता है, तो उसमें वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया जो भी है वहां का और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं। देखिए 1 एकड़ फूड वाटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी क्यूबिक मीटर। अब देखिए एरिया दे रखा है 1 एकड़ और पानी की ऊंचाई दे रखी है 1 फुट, तो आपको बताना है कि क्या होगा आंसर, है ना, वॉल्यूम बताना है। तो अगर आपको ये बात पता है कि 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है, अगर आपको ये पता है कि 1 फुट में कितना मीटर होता है, तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। आता है तो ठीक है सॉल्व करिए, नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है कुछ इस तरह से कि 1 एकड़ में 4046.85 मीटर स्क्वायर
एरिया होता है। 1 फुट के अंदर लगभग 0.3 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ 30 सेंटीमीटर क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। 1 फुट लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। हम एक फीता भी देखते हैं, 1 फुट का फीता, आपने जनरली वो लोहे का एक स्केल देखा होगा, तो वो 1 फुट का होता है ना। और उसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1233.47, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1235 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन ग्रेविमेट्रिक मेथड से रिलेटेड है। कंप्लीट वीडियो देखना चाहो तो उसका भी एक लिंक कोशिश करूंगा प्राइवेट के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाए। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि 210 ग्राम आपको वेट दे रखा है सॉइल सैंपल का, ओके, एंड ड्राई सॉइल का 180 ग्राम दे रखा है, लेकिन ये दोनों कैन के साथ में है, कैन का वेट दे रखा है। पूछा है सॉइल सैंपल के अंदर मॉइस्चर कितना होगा, ओके, इजीली निकाल सकते हैं। W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 बटे W2 इंटू 100। W2 क्या है, W2 होता है यहाँ पे ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए 170 और 140 ग्राम क्यों रखा है, क्योंकि कैन का वेट तो हटा देना पड़ेगा, तो कैन का वेट यानी 40 ग्राम हटा देंगे, तो ये चीजें हम सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21.4%। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला हजारों बार आ चुका है, पिछले 2 सालों में नहीं, पिछले मुझे लगता है 10 सालों में भी उठा के देखोगे तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर नहीं आते। राइस फील्ड ऑफ, वही बात है, एरिया इज इक्वल्स टू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाइट इनटू एरिया। आपको अगेन एरिया दिया है और हाइट दी है पानी की, और पूछा है भाई साहब बताओ वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, दैट्स इट। हो गए आधे क्वेश्चन तो वहीं पे। तो कैसे करेंगे, समझ आया आपको आंसर। 5 हेक्टेयर है, हाइट 5 है, 5 इंटू 5 25 तो आएगा। 25 वाला कोई ऑप्शन है क्या, 25 वाला एक ही ऑप्शन है भाई, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है फिर, है ना, राइट। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि 10 बार 5 सेंटीमीटर देना है तो 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 5 करेंगे तो 25 ही आना है ना भाई। तो आपको आंसर ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। अब इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत है, सारे आंसर अलग मतलब से हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर दे रखा है, अच्छा बेस पीरियड भी दे रखा है, और अच्छा आपको क्या दे रखी है, ड्यूटी पूछी है। तो अभी शुरुआत में आपको ड्यूटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया था, तो वो लगा दो, आंसर निकाल लो। मुझे पॉज करो पहले, पॉज कर लिया है तो ठीक, नहीं है किया है तो चीटिंग मत करो यार, और नहीं आता है तो आंसर देख लो। ऐसे करना है कि देखो डेल्टा इज इक्वल टू, अभी देखा था 864 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी, तो ड्यूटी निकालने के लिए ऊपर भेज दिया, डेल्टा को नीचे कर दिया। 864 इंटू 90 में टाइम दे रखा था बेस पीरियड 90 अपॉन में डेल्टा 70 सेंटीमीटर दिया था, चुपचाप बस सॉल्यूशन कर दिया तो आंसर आया 1100। तो लगभग 1110 आएगा, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली दिया है हेक्टेयर पर क्यूमेक के अंदर इतना। 1 क्यूमेक डे इज इक्वल्स टू, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले सालों में, तो ये न्यूमेरिकल तो नहीं है, फैक्चुअल ही हो गया एक तरह से, मतलब सीधा ही याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो 1 क्यूमेक पर डे का आंसर जो है वो किस हिसाब से आना चाहिए, 24 घंटे में प्रत्येक घंटे के अंदर 60 मिनट और प्रत्येक 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो उनको मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, तो आंसर इजीली मिल जाता है। तो वो क्या होगा, 8.64 हेक्टेयर मीटर। इसे बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, हर साल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे अच्छे से डाटा को याद रखना है। नेक्स्ट है अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, IW अपॉन CP के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, रेशो की वैल्यू दी है, सीधा हमें IPE की वैल्यू पूछी है, तो IW अपॉन CPE 0.8 दिया है, इक्वल्स टू हमें IW की वैल्यू भी दे रखी है 80 मिलीमीटर, और अपॉन हमें CPE निकालना है। तो जनरल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर इजीली निकल आएगा, और आंसर है 6.4। आई होप आपने ये अपने कॉपी में कर लिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 20,000 मीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया गया है, उसके बाद हाइट दी गई है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन है ये पिछले सिर्फ 2 सालों के अंदर, 5वां क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर इजीली वापस वही करना है, और वैसे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में सीधा देख के ही पता चल रहा है कि 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 तो आने ही वाला है, और 12 लाख एक ही आंसर दिया गया है, तो ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। आंसर विल बी द 4th वन। अगेन यहाँ इसका आंसर मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको जैसा कि बताया कि ग्रेविमेट्रिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सीधा ही आपको क्या करना है, W1 माइनस W2 बटन W2 इंटू 100, राइट। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैंने बार बार आपको याद करवाया है, तो सीधा ही आंसर अपनी वैल्यूज पुट करें और इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब मस्टर्ड क्रॉप दी गई है, 30 घंटे के लिए उसे पानी दिया गया है, डिस्चार्ज रेट 200 लीटर पर मिनट दिया गया है, यानी 1 मिनट में 200 लीटर पानी जा रहा है। तो टोटल कितने मिनट्स हैं हमारे पास, 30 घंटे दिया है, तो 30 घंटे जो है प्रत्येक घंटे में 60 मिनट, तो वहां हमें 60 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी 30 से, तो आंसर कितना आएगा 1800। 1800 मिनट
को मल्टीप्लिकेशन करना होगा 200 मीटर से, क्योंकि प्रत्येक मिनट में 200 लीटर पानी है। तो फिर ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो 18 दूना 36, और 36 से रिलेटेड देखिए सीधे दिमाग में ही हो रहे हैं क्वेश्चन। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इजीली बहुत ही वन लाइनर टाइप न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? इधर 36 मिलीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी पूछी गई है, और हमें इसके अंदर दिया गया है कि वीट 40 सेंटीमीटर हमने वाटर प्रोवाइड कराया गया है, और यील्ड कितनी है उसकी? 4 टन पर हेक्टेयर। अब किसी भी तरह की एफिशिएंसी होती है तो हम एक ही बात याद रखते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट? आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? यील्ड मिल रही है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं? वाटर का इनपुट दे रहे हैं, यानी हमने 40 सेंटीमीटर पानी दिया है। तो 40 सेंटीमीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा? बस मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें केजी पर हेक्टेयर पर मिलीमीटर में पूछी गई है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये हो गया 400 मिलीमीटर। आई होप इजीली दिमाग में समझ आ रहा होगा। 400 मिलीमीटर है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है हमारा? 4 टन हेक्टेयर, अपॉन में 4 अपॉन में 400 करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? अच्छा, यहाँ टन है तो इसे भी केजी में बदलना पड़ेगा, तो ये 4000 हो जाएगा। हाँ? तो इसे इजीली जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10, यानी 10 इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी, 10% इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी हम कह सकते हैं। एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दे रखा है कि if a soil has a 10% less moisture than its field capacity, what will be the depth of irrigation required to bring soil moisture level to the field capacity for a soil having depth of 0.4 and bulk density of 1.2 megagram per meter cube? तो आपने इरिगेशन में मैंने आपको कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल वाला एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसके अंदर कई सारे अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सॉइल वाटर हम अगर डेप्थ बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई फील्ड कैपेसिटी पे कितना पानी है माइनस करते हैं, मॉइस्चर ऑलरेडी कितना अवेलेबल था इरिगेशन पे, अपॉन में हम उसमें रखते हैं 100 इंटू मल्टीप्लिकेशन करते हैं बल्क डेंसिटी और साथ में डेप्थ का। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं करे हुए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप ऑलरेडी उस फॉर्मूले से रिवाइज कर चुके हैं तो अपना आंसर ट्राई करें। मैं अभी आपको इसका आंसर रिवील करूं, इसका आंसर है 8.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे आप उस फॉर्मूले से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे? तो आप ऐसे मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी पे जो वाटर है वो उसे 1 मान लीजिए, और या सॉरी इसमें हाँ अवेलेबल वाटर कितना मान लीजिए? 10% लेस, यानी 0.9 मान लीजिए उस वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यूज को, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट इज 11 डेसी साइमन पर मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से हमें याद रखना है कि ड्रेनेज वाटर की कंडक्टिविटी जो है वो सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट से डबल होती है। ऐसा रेडी बुक अगर कभी जिंदगी में पढ़ी है तो अच्छी बात है, वहाँ डायरेक्ट ये लाइन लिखी गई है, तो इसलिए हमें अच्छे से याद रखना है। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हमें याद रखना है कि ड्रेनेज वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी डबल होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट, है ना। तो अभी 11 दिया है तो आंसर क्या होगा उसका डबल? 22, यानी आंसर विल बी द फोर्थ वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट वापस IW अपॉन CPE के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, तो प्लीज उनके कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो अच्छे से पेशेंस रखते हुए समझिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड पड़ते हैं ये। तो देखिए 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रॉप्स दैट आर नॉट टू सेंसिटिव टू सॉल्ट कैन बी ड्रिप इरिगेटेड इवन विद द स्मॉल समवॉट ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर के साथ भी ड्रिप इरिगेशन काम में लिया जा सकता है ऐसी क्रॉप्स में जो कि सेंसिटिव ही नहीं है क्रॉप्स सॉल्ट के लिए। ब्रैकिश वाटर कैन नॉट बी यूज्ड विद ड्रिप irrigation system at all as the salt clog the lateral pipes and emitters। ठीक है, हर स्टेटमेंट पे अपने मन में विचार करिए। In drip irrigation, salts accumulated at the periphery of wetted surface. Or next is leaching of salts from the drip irrigated field is not required. Or irrigation field efficiency of field drip irrigation is 80 to 85%। ठीक है जी, तो इन सभी में से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही माने जा सकते हैं। ओके, तो अगर इसका मैं आंसर रिवील करूं, आई होप आपने मन में आंसर सोच लिया होगा, लेकिन अगर इसका ऑफिशियल आंसर दिखाऊं तो वो है A एंड C ओनली, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को ही सही माना गया है। पेरिफेरल, अगर आपने ड्रिप इरिगेशन वाला वीडियो देखा हो तो आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट और सी मतलब A और C ही इसके सही आंसर है। क्यों है? देखिए, पहला क्रॉप दैट आर नॉट टू सेंसिटिव टू सॉल्ट्स,
जो सॉल्ट पे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वहाँ ड्रिप इरिगेशन काम में लिया जा सकता है, चाहे पानी सॉल्टी क्यों ना हो। ऐसा कहा जाता है स्पेसिफिकली ड्रिप इरिगेशन का, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने वहाँ भी प्रेजेंट किया था कि सॉल्ट जो है वहाँ एक पेरी-पेरी में एक घेरे के रूप में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेट करते हुए हमें कहा गया है कि लीचिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द नहीं, इन ड्रिप इरिगेशन सॉल्ट्स एक्यूमुलेट एट द पेरिफेरी ऑफ वेटेड सर्कल, एक वेटेड सर्कल में हो जाते हैं। तो ये बात तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ए और सी तो ऑप्शन सही है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी भी वास्तव में 80 टू 85% की जगह स्पेसिफिकली 85 टू 90% भी बताई गई है कुछ बुक्स के अंदर, तो शायद इसीलिए इस ऑप्शन को गलत माना गया है। लीचिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द ड्रिप इरिगेटेड फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है, लीचिंग की जरूरत को हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, तो ये आंसर ये भी एग्जैक्टली सही नहीं है ऑप्शन। और ब्रैकिश वाटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द ड्रिप इरिगेशन एट ऑल एज द सॉल्ट्स क्लॉग द लेटरल पाइप एंड एमिटर्स। देखिए ये बात मुझे हो सकता लग रहा था कि मैंने भी इसे सही कंसिडर किया था कि बी ऑप्शन मुझे लगा था सही होगा, बट ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन को भी, ब्रैकिश वाटर वाले को भी अल्टीमेटली रॉन्ग माना गया है कि ऐसा नहीं है कि लेटरल पाइप्स और उसको क्लॉग कर देगा। तो एग्जैक्टली आंसर मैं इसका नहीं बता पाऊंगा, बट ऑफिशियली इसका आंसर ए टू सी दिए गए हैं। ओनली सिर्फ यही दो स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके, इसलिए मैं कह रहा था देखो काफी घुमाने वाले स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चिकपी से रिलेटेड बताया गया है कि फ्लावरिंग एंड पॉड मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जो कि मुझे लग रहा है बहुत सही है स्टेटमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ चिकपी इज 400 टू हम कह सकते हैं 400 to 600 millimeter. Irrigating chickpea with saline water that has salinity of 10 millimoles per centimeter can reduce yield up to 55%. और chickpea is usually irrigated following check basin method. Okay. उसके बाद under conditions of low evaporative demand as in North India, irrigation can cause lodging in the chickpea. आपको बताना है कौन सी कितने स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग में सोच लिया होगा। मैं फटाफट से आंसर रिवील करूं तो आंसर है इसका सी, डी और ई, यानी लास्ट स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो मुझे लग रहा था सही होगा वही गलत है, यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस फ्लावरिंग और पॉड फिलिंग नहीं मानी गई है इसके अकॉर्डिंग टू दिस, आई डोंट नो व्हाई, जबकि आई थिंक चिकपी में तो यही होती है। बट ऑफिशियल आंसर का बताया गया है कि सी, यानी इरिगेशन चिकपी विद सैलाइन वाटर that has salinity of 10 millimoles per centimeter can reduce up to 55%, ये एक सही स्टेटमेंट है। चिकपी इज यूजुअली इरिगेटिंग फॉलोइंग द चेक बेसिन मेथड, ये भी सही है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर लो इवेपोरेशन वाली कंडीशंस में उसकी लॉजिंग हो सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वाटर रिक्वायरमेंट और ये वाले दो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अब इसके एग्जैक्टली आई एम रियली सॉरी, इसके एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो, आपको लगे कि मैं बताना चाहूंगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो नेक्स्ट है द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर द इफेक्टिव plowing is 25 to 50% depletion of available soil moisture। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने अभी थोड़ी देर पहले ताजा ताजा ही पढ़ा है, तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। लाइट सॉइल कैन बी प्लॉड इन अ नैरो रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंडीशन व्हाइल द रेंज इज वाइडर फॉर द हेवी सॉइल्स। जरा सोचिए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, या पहला सही है दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, क्या होना चाहिए? आंसर है इसका द थर्ड वन। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि लाइट सॉइल यानी हम कहें कोरस टेक्सचर्ड सॉइल, कोरस टेक्सचर्ड सॉइल के अंदर नैरो रेंज नहीं होती है, जबकि हम कहें हैवी सॉइल की बात है, क्ले सॉइल की बात करें, तो वहां रेंज जो है वो क्या होती है, नैरो होती है। क्यों? क्योंकि देखो हैवी सॉइल है ना, क्ले सॉइल है, तो उसमें ज्यादा पानी दे दोगे तब भी आप अच्छे से प्लॉइंग नहीं कर सकते, कम पानी दिया है बहुत तब भी ड्राई ज्यादा हो जाती है वो, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टाइटली बाइंड हो जाती है, तो वहां भी आप इरिगेशन नहीं कर सकते। तो वहां इरिगेशन की मतलब सॉइल मॉइस्चर की रेंज जो है बहुत नैरो है, तो नैरो है तो वहाँ याद रखना है हमें। यहाँ हैवी सॉइल्स के लिए नैरो आना चाहिए, तो उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर विल बी द थर्ड वन। ठीक है, इस तरह के परफेक्टली आंसर देखो मैं बहुत कम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं कह पा रहा था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल होते हैं, जल्दी से सही नहीं होते हैं, तो आई एम वन ऑफ दैट पर्सन जो जिसके क्वेश्चन जनरली गलत हो जाते हैं, तो फिर कुछ कुछ ही हैं जो एग्जैक्टली मैं आंसर दे पा रहा हूँ, है ना। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट स्टिल अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मुझे पता है ये आंसर होना चाहिए, जैसे कि शुरुआत के जो स्टेटमेंट से अगर आपको लगे कि नहीं ये रीजन है, तो आप मुझे बताइएगा उनका आंसर। मेरा मकसद फिलहाल ये है आपको आप तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आना, आप देख सकें कि क्या लेवल रहा है और क्या क्या हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में और क्वेश्चन आ सकते हैं। रेटिंग इन स्लो रनिंग वाटर इज बेटर देन स्टेगनेंट वाटर। रेटिंग का मतलब एक तरह से है कि मुझे लगता है जो रेशा अलग किया जाता है, तो कॉटन वगैरह, जो कॉटन या इस तरह की फाइबर क्रॉप्स जो रहती हैं, उनमें उसको फाइबर को अलग करने का एक प्रोसेस है जिसे रेटिंग कहा गया है। तो उसमें स्लो वाटर जो है, स्लो रनिंग वाटर जो है बेटर ऑप्शन है ठहरे हुए पानी से। और द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर ऑफ सनहेम्प इज मोर डिफिकल्ट देन जूट। जूट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है सनहेम्प से रेशा निकालना। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है,
क्या गलत है, अपने दिमाग में आंसर सोचिए। इसका रियल आंसर जो है वो है फर्स्ट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल हल्का चलता हुआ पानी ज्यादा बेटर है रेटिंग के अंदर, और एक्सट्रैक्शन सनहैम का मुश्किल है एज कम्पेयर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वापस करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं कि फर्रो इरिगेशन मेथड शॉर्ड, ये क्या बताया गया, फर्रो इरिगेशन मेथड नियर हॉरिजॉन्टल फर्रो कैन बी यूज्ड ऑन द फ्लैट लैंड विद अ मैक्सिमम स्लोप ऑफ 0.2%। आई थिंक ये क्या है, आई डोंट नो, से हटा देते हैं। Furrow irrigation method near the horizontal furrow can be used on flat land with a maximum slope of 2%. ठीक है। On steep sloping land, contour furrow can be used up to maximum slope of 6%, or minimum of 0.05% slope is recommended to assess the net drainage in a furrow system. और कहा है कि border irrigation can be used on the sloping land up to 2% slope on sandy soil. और last कहा है कि border irrigation can be used on sloping land up to 3% on a clay soil. According to you क्या होना चाहिए आंसर, जरा सोचिए। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, कर दूं। आंसर इसका जो दिया गया है वो है सी एंड डी ओनली, यानी सी एंड डी ओनली, यानी मिनिमम of 0.05% slope is recommended to assess the drainage of furrow system. और नेक्स्ट डी को ये ऑप्शन कहा गया है कि बॉर्डर इरिगेशन कैन बी यूज्ड ऑन द स्लोपिंग लैंड अप टू 2% स्लोप ऑन अ सैंडी सॉइल। ये दो ही स्टेटमेंट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू दिस सही है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है द क्वेनेट्स, द ओल्डेस्ट नोन इरिगेशन मेथड वर डेवलप्ड इन द एशियंट पर्शिया। क्वेनेट सिस्टम कहां से रिलेटेड है, एशियंट पर्शिया से रिलेटेड है। द सिस्टम comprises a network of canal and steeply sloped tunnels driven into the slides of cliff and steep hills for harvesting the rainwater. तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर भी इसका आंसर जो दिया गया है वो है थर्ड, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है। तो फिर क्विनेट्स क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन कोशिश करूंगा इंटरनेट से निकाल के आपके सामने आ रही हो, तो आप उसे पढ़ लें, तो आई थिंक उससे आप जस्टिफाई कर पाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है कैपिलरी राइज इन रिस्पॉन्स फॉर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय इवेपोरेशन। ठीक है, कैपिलरी राइज एक कारण हो सकता है जो कि इवेपोरेशन की वजह से पानी का लॉस है। रिटेंशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल डिपेंड्स ऑन द टू सरफेस फोर्सेस नेमली द कोहेशन एंड एडिशन। दोनों ही बातें सही लग रही है। कोहेशन एडिशन ही तो होते हैं जिसकी वजह से पानी रुका हुआ रहता है सॉइल में, और कैपिलरी राइज की वजह से ही क्या है, पानी ऊपर की तरफ आता है और उसका ग्रेविटेशन होता है। तो ऑफ कोर्स दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम लोअर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और द वाटर पोटेंशियल। नहीं नहीं, प्योर वाटर विल हैव द लोएस्ट वाटर पोटेंशियल। नहीं नहीं, प्योर वाटर का तो मैक्सिमम होता है। इतनी छोटी छोटी बातें हमें ऑलरेडी पता है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है भाई साहब। हाँ, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग की राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ infiltrating water have no effect on infiltration rate. The depth of wetting increases the infiltration rate. Viscosity of water increases infiltration rate hyperbolically, and pore size increases the infiltration rate parabolically. क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर, जरा सोचिए। देखिए, ये बात तो मुझे एकदम एक्जैक्टली सही लग रही है कि पोर स्पेस ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जल्दी होगा। इन्फिल्ट्रेशन है क्या, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, तो एंट्री उतनी जल्दी होगी जितना पोर स्पेस ज्यादा होगा। तो डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई साहब। और विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन्फिल्ट्रेशन रेट, क्या हुई बात सही है। विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंट टू फ्लो होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो शहद बन जाएगा, मतलब बहने का गुण उल्टा कम हो जाएगा। तो मतलब पानी कम बहेगा, कम बहेगा तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी कैसे, है ना। तो ये इंक्रीजेस तो नहीं होना चाहिए, तो सी गलत है। द डेप्थ ऑफ वेटिंग इंक्रीजेस द इन्फिल्ट्रेशन रेट। जितनी ज्यादा डेप्थ ऑफ वेटिंग होगी, क्या इन्फिल्ट्रेशन रेट उतनी ज्यादा होगी, नहीं। इन्फिल्ट्रेशन रेट तो ऊपर सरफेस का फिनोमेना है, तो ये भी बात गलत है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग वाटर हैव नो इफेक्ट ऑन इन्फिल्ट्रेशन रेट। क्यों इफेक्ट नहीं है भाई साहब, ये फिजिकल फिनोमेना है, और ऊपर ऊपर की बात जो है, नो इफेक्ट तो नहीं है, इफेक्ट तो होता है। आंसर ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर विल बी द सेकंड वन, ओनली द डी option is correct. Next is the Gridrion drainage system. Laterals are provided on both sides of mains. The Gridrion drainage system is adopted when the land is practically leveled, or where the land slope away from the mains sub-mains on one side, and when the entire area has to be drained. To be honest, I really don't know what is ग्रिड्रियन ड्रेनेज सिस्टम, बट इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ रखने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके लिए जस्टिफाइंग होगा। आपने इसका आंसर हो सकता है सोच रखा हो। आंसर इसका वैसे दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज राइट। मतलब ये ग्रिड्रियन ड्रेनेज की डेफिनेशन अपने कॉपी नोट्स में लिख लीजिए भाई साहब, हो सकता है आने वाले वक्त में काम आए। ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर द लैंड इज प्रैक्टिकली लेवल की जाती है, फिर सब मीन्स एंड साइड वंस आर एंटायर हैज टू बी ड्रेन्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ऑन स्टीपर स्लोपिंग लैंड कंटूर फॉर रोज कैन बी यूज्ड
अप टू द मैक्सिमम लैंड स्लोप ऑफ 5%। ठीक है, इन फरो इरिगेशन अ मिनिमम स्लोप ऑफ 0.01% इज रिकमेंडेड टू असिस्ट द ड्रेनेज। अभी हमने पीछे स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही माना गया था, राइट। इसका आंसर देखिए, अब ये आंसर कह रहा है कि इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये मुझे लगता है कुछ गोल करता है आईसीआर की एग्जैक्ट जो आंसर की होती है उस पर हम जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते। देखिए यहाँ लिखा है अ मिनिमम ऑफ 0.05% स्लोप इज रिकमेंडेड टू असिस्ट द ड्रेनेज इन द फर्रो सिस्टम। ओके, तो इसे सही माना गया था। और यहाँ हम देखें तो क्या यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट सही वैसा ही जैसे दिया गया है क्या? चलो चेक करते हैं। फर्रो इरिगेशन अ मिनिमम स्लोप ऑफ 0.01% इज रिकमेंडेड फॉर, अब इसे इनकरेक्ट मान लिया। तो मुझे लगता है कुछ गेम हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो थर्ड दिया गया था। चलो खैर, अकॉर्डिंग टू यूएसडीए एस्टिमेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज अबाउट 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इनफ टू कवर द अर्थ विद अ लेयर ऑफ 300 मीटर डेप्थ। क्या दोनों फैक्चुअल बातें सही लग रही हैं? तो इसका रियल आंसर जो है वो दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकंड वन इज नॉट। 300 मीटर जैसा डेप्थ तक तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यूएसडीए के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 1400 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उसके बाद सम ऑफ द मैट्रिक एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक हेड, जो कि सही बात लग रही है, विच इज नहीं, ऑस्मोटिक एंड मैट्रिक मिला के हाइड्रोलिक हेड नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक पोटेंशियल इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द वाटर मूविंग फोर्स इन द सॉइल प्रोफाइल। ये सही बात है, हाइड्रोलिक पोटेंशियल ही तो डिसाइड करता है पानी के मूवमेंट। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है सिर्फ सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। मैट्रिक पोटेंशियल ही होना चाहिए सिर्फ, जो कि रिलेटेड है हाइड्रोलिक हेड से। चलो नेक्स्ट, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है, मतलब और भी मसला बाकी है कि हाई सोडियम कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर में रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट सिस्टम। गड़बड़ लग रही है बात। और हाई सोडियम कंटेंट इन इरिगेशन वाटर कॉजेज द फ्लक्चुएशन सॉइल ऑफ सॉइल पार्टिकल। ऐसा कैसे हो सकता है? इरिगेशन सोडियम का तो काम ही नहीं है फ्लक्चुएशन का, वो तो डिफ्लक्चुएशन करता है, तो रीजन तो पक्का गलत है। हाँ, और ये वाला स्टेटमेंट सही माना गया है कि भाई सोडियम कंसंट्रेशन अगर इरिगेशन वाटर में ज्यादा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा, तो उसके कारण हाँ हो सकता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये असेसन सही है और रीजन गलत है। एट सी लेवल वेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1 बार, टेंशियोमीटर जो है वो सॉइल सेक्शन को 1 बार तक ही नापेगा। ठीक है, बियॉन्ड दिस वैल्यू लो प्रेशर की वजह से वाटर कॉलम टेंशियोमीटर का ब्रेक हो जाएगा और इस वजह से हम कहेंगे टेंशियोमीटर की सही रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो ये सही बातें हैं जी, और इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। इसका आंसर फर्स्ट है। आपके दिमाग में आएगा कि माइनस का 0.85 चिल्ला चिल्ला के कभी याद किया था, उसका क्या होगा? देखो वो बात भी सही है, एग्जैक्टली वैल्यू तो माइनस का 0.85 बार ही होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है तो उसमें इस स्टेटमेंट को भी हमें सही मानना है और इसके लिए एग्जैक्टली 1 बार वाली वैल्यू को भी सही माना जाएगा। आंसर इसका ये फर्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट है, इन इनिशियल फेज ऑफ फ्लडिंग देयर इज अ डिक्रीज इन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, or in the initial phase of submergence, the rate of reduction of hydraulic conductivity due to microbial sealing exceeds the rate of increase of hydraulic conductivity caused by the removal of entrapped air. रीजन सही नहीं है। फर्स्ट बात तो सही है कि भाई डिक्रीज इन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, फ्लडिंग इनिशियल फेजेस के अंदर फ्लडिंग है, देयर इज अ डिक्रीज इन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, पानी ऊपर से निकल जाएगा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो फर्स्ट फेज जो है उसके अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होगी, ये बात सही है। लेकिन इस तरह की कोई चीजें सही नहीं है कि माइक्रोबियल सीलिंग की वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का कम होना, तो ये स्टेटमेंट सही है। वाटर बजट इन द फील्ड इज अकाउंटिंग द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ वाटर एंड आल्सो कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फील्ड। द मेन गवर्निंग फैक्टर इन द फील्ड वाटर बजट इज द स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर। तो मेन फैक्टर तो ये नहीं है। हमने वाटर बजट की इक्वेशन भी क्वेश्चन के रूप में ही याद करने की कोशिश की थी, तो वहां तो हमने प्रेसिपिटेशन को देखा था, तो मतलब ये रीजन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, सेकंड मतलब रीजन सही नहीं। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल लीड्स टू द इंप्रूवमेंट इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बच्चा बच्चा जानता है भाई, कोई भी सॉइल की प्रॉब्लम हो ऑर्गेनिक मैटर ठोक दो तो अच्छी हो जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। लेकिन कहा गया है कि अंडर द ट्रॉपिकल कंडीशंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज and available water range of mineral soil due to addition of organic matter may not change materially। materially पे फोकस करने की जरूरत है। ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो कंपैरेटिवली जरूरी नहीं है कि हर बार ही सेम सेम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। मैंने भी ये एक क्वेश्चन किसी से पूछा, मैंने डिस्कस किया, मुझे इसका आंसर इस तरह से समझाया गया है कि अगर अगर मान लीजिए किसी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेट से 2 है और हमने कुछ मान लेते हैं 5 केजी हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 4 हो गई। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने 5 किलो डाला था तो 4 हुई, तो 10 किलो डालूं तो क्या 8 हो जाएगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी?
तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये मटेरियली मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इतना डालोगे तो इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये हमें कह सकते हैं अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ अ मिनरल ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में नॉट चेंज मटेरियली। हाँ, मटेरियल चेंज नहीं होती है, तो ये सही बात है, मे नॉट चेंज, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये बात ऊपर वाली बात को से रिलेटेड नहीं है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं और आंसर विल बी द सेकंड वन। आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो, नहीं आई हो तो थोड़ा सा पीछे लेके वापस सुन लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर के अंदर डबल रिंग अवॉइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डीप इंसर्शन इनटू द सॉइल। The outer ring provides a buffer of irrigating water, which leads to the force of infiltration below the inner ring to remain completely vertically and in direction. तो देखिए दोनों बातें सही हैं और उसको एक दूसरे को सेटिस्फाई भी करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट में मैचअप वाले क्वेश्चंस भी हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो गया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट हमें ग्रीन वाटर, फॉसिल वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर और वर्चुअल वाटर को मैच करके देखना है। अपने आप करिएगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं बढ़ाना चाहता वीडियो का, इसलिए फटाफट से आंसर रिवील कर दे रहा हूँ। आंसर रिवर्स करूं तो इसका आंसर है 4। ए का सेकंड ग्रीन वाटर क्या है? प्लांट्स और क्रॉप पर्टिकुलरली फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो पानी है वो ग्रीन वाटर है। बी का थर्ड यानी फॉसिल वाटर वो है जो कि एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज के लिए काम में लिया जा रहा है। सी का फर्स्ट यानी क्रॉप प्रोटेक्शन एंड आइडियल किचन गार्डन से पानी निकल रहा है वो ग्रे वाटर है। डी का 5 यानी ब्लैक वाटर कौन सा है? ब्लैक वाटर क्रॉप प्रोडक्शन नीड्स टू ट्रीटेड टू प्रिवेंटिंग हैवी मेटल से रिलेटेड जो है वो फिफ्थ वन है। और वर्चुअल वाटर जो है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लीड्स टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ वाटर। इस तरह के पानी को वर्चुअल वाटर कहा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है ये। अब सीधा डेफिनेशन या वन लाइनर टाइप क्वेश्चन में आपके सामने अगले साल आ सकता है, तो बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ये देखिए ये भी सीधा याद कर लीजिए क्वेश्चन में, जैसा लगता है नोट्स में नहीं मिलते हैं जनरली आंसर, सीधा यहीं से याद करने की कोशिश करेंगे। सीधा आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर इज द फर्स्ट वन। सर मार्क्यूस ऑफ रेपन स्टैंडर्ड जो रिलेटेड है किससे? इनिशियल ऑफ वेल इरिगेशन स्कीम ऑफ तकावी लोन्स, है ना। सारी मैचअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या? है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो आंसर है प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है तावा, लोअर भवानी, बालीमाला, मातियाला और मयूरक्षी, ये सारे जो है कौन से स्टेट्स के अंदर है? तो यहीं से याद करने की कोशिश करिएगा प्लीज, अगर नहीं याद हो तो इसका आंसर इस तरह के आंसर विल बी द सेकंड वन। 52 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IITA कहाँ है? ILRI कहाँ है? मैं कोई यहाँ से ये याद करवाना है आपको कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि हम वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जरूर याद रखना जरूरी है। तो इस हिसाब से आप इसे याद रखें, आंसर विल बी द थर्ड वन। यानी इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो याद रखना श्रीलंका में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर रीजन से ऐड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर भी आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। कई बार सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरह से लगभग 55 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन से जो मैंने आपसे कहा है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। अगर आते हो तो ठीक, नहीं आते हो तो जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनके आंसर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली मेरी कोशिश है अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम वीडियोस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।